वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की इंग्लिश का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जो है सीबीएसई का, उस पर बेस्ड सैंपल पेपर करने वाले हैं। आप इसको प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं वही आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स के भी। अगर आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सैंपल पेपर की तरफ। तो आप सभी देख सकते हैं जो सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 है वो आप सभी के सामने है। और जैसी आप सभी की डिमांड रहेगी वैसे ही हम और भी आपके प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए बोर्ड एग्जाम से पहले। और ये इंग्लिश कोर आपका सब्जेक्ट है, 3 घंटे का आपका टाइम रहने वाला है और 80 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता ही है, 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है पेपर रीडिंग का। पेपर में 3 सेक्शन होंगे, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर का। और आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के और उसके बाद आपको वो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर है वो बहुत सही से लिखना है आपको। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है आपका वो रीडिंग स्किल्स का आता है। तो मैं आपको अनसीन पैसेज इस वीडियो में सॉल्व नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि अनसीन पैसेज हर कोई अपने अलग तरीके से सॉल्व करता है। तो अनसीन पैसेज को स्किप कर रहा हूं मैं। बाकी मैं वीडियो को आपको पूरा चला के दिखा रहा हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अनसीन पैसेज को, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं आपको और जितने भी सैंपल पेपर करवाऊंगा साथ साथ अनसीन पैसेज भी दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट पेपर की हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा सिर्फ राइटिंग सेक्शन और उसके बाद लिटरेचर सेक्शन दे दूंगा, मैं आपको हर पेपर में आपको अनसीन पैसेज भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये दूसरा पैसेज है आपका। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो पूरा दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसको एनालाइज करिए और उसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हमारा पूरा पैसेज था यहाँ तक। अब यहां से हमारा जो है स्टार्ट होता है सेक्शन बी, जिसको कहते हैं हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो इसमें आपका ये राइटिंग सेक्शन रहने वाला है। सो राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको अटेम्प्ट करना है ए और बी में से किसी एक को। हम क्वेश्चन ए को अटेम्प्ट करेंगे। ए में यह दिया गया है कि यू आर जोजली मैथ्यू द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब, द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइव फॉर प्रमोटिंग रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स। आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं इसको कैसे आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे या जो भी अथॉरिटी है। ठीक है, और उसके बाद आप बुक क्लब लिखोगे, फिर नोटिस, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं और फिर आपका जो टाइटल रहने वाला है नोटिस का। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मेट है। बाहर आप बॉक्स में इसको बंद कर देंगे और उसके बाद नोटिस में आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी सी खांसी है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आगे है, दिस इज टू इन्फॉर्म all the students of class 10th to 12th that the school book club is organizing a drive for promoting reuse of study material and books। आपको बताना है what, क्या होने वाला है। ठीक है, कैसे होने वाला है, how, और उसके बाद कब होने वाला है। देखिए आगे यहाँ पर लिखा है, द स्टूडेंट्स कैन डोनेट देयर ओल्ड बुक्स, नोटबुक्स, अदर स्टेशनरी मटेरियल एक्सेट्रा टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास प्रेफेक्ट्स बाय 30 सितंबर। और इस तरीके से जो भी आपका ये दिया होगा ईयर। द डोनेटेड बुक्स वुड बेनिफिट अ चैरिटेबल कॉज, बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। तो जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो आ सकता है। बाकी डिटेल्स के लिए जोजली मैथ्यू जो कि प्रेसिडेंट है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। मैं आपको होमवर्क के लिए ये इसका ऑप्शन बी वाला दे रहा हूं। ठीक है, ए तो मैंने आपको खुद सोल्व करके बता दिया है, बी वाला क्या आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं। भाई देखो, पेपर में गलत लिखोगे, फॉर्मेट गलत हो गया तो नंबर कट जाएंगे। अभी आपको जो भी होमवर्क के लिए मैं राइटिंग सेक्शन दूंगा वो कोशिश करो कि सीरियस होकर लिख दो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है क्लास 12th में, आप मुझे सेंड करो, इंस्टाग्राम पे भेजो, मैं आपका पेपर जरूर चेक करूंगा। जो भी आप अपने पेज वगैरह पे लिख कर भेजोगे, अगर कोई गलती कर रहे हो तो मैं वहां पे बता दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए और बी। ए और बी में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है।
तो मैं आपको बी वाला अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं। ये क्या है कि एक इनविटेशन है, 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मेघना मेनन, मेघना मेनन के बिहाफ पर आपको लिखना है, ठीक है। और वो मतलब इनॉग्रल इवेंट पर बुलाना चाहती है किसी को। तो देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेट रहने वाला है इनविटेशन का। और जो ऑप्शन ए वाला है ये आप लिखिएगा। आपको मैं सिर्फ राइटिंग सेक्शन से ही होमवर्क दूंगा और कुछ भी नहीं दूंगा। आप बस, क्योंकि भाई राइटिंग सेक्शन में बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्मेट में गलतियां करते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं। तो आप मुझे भेज दीजिएगा लिख के। ये देखिए, ये आपका पूरा ये फॉर्मेट रहने वाला है। मेघना मेनन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ इनॉग्रल इवेंट ऑफ हर ऑन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म इन एसर मॉल कोझिकोडे, ठीक है, ठीक है, कोझिकोडे केरला एट 4:30 PM ऑन 5 अक्टूबर। ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। क्या होने वाला है, ठीक है, कहाँ होने वाला है, ठीक है, किस जगह हो रहा है, कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, टाइम क्या है, कौन कर रहा है रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे और RSVP में आप ये लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लग रही होगी। और अगर आपको ऐसे और प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आगे है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए और बी गिवन बिलो। तो ये भी राइटिंग सेक्शन से आपको होमवर्क है, क्योंकि भाई इसके अंदर आप अगर देखोगे कि आपको लेटर टू एडिटर लिखना है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। इसको आप लिखकर बता सकते हैं। लेटर का फॉर्मेट आपको पता ही है भाई किस तरीके से होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप लेटर टू एडिटर की मेरी वीडियो देखिए, आपको इसी वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, you are Meenu Sen, an intern in a software company in Hyderabad. You feel that the growing relationship of companies with NGO have made corporate social responsibility the buzzword today. Your own involvement in one such project for your company has convinced you that CSR looks beyond the company profits and focuses on benefiting the greater community. तो आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, लगभग 120 to 150 वर्ड्स का। आप इसमें से कोई भी एक पे लिखकर मुझे भेजिए, मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। आप इसको मुझे लिखकर भेजिए, मैं जरूर देखूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और एक वीडियो में और बना दूंगा आपकी फॉर्मेट के ऊपर, बाकी मैंने एक बना रखी है ऑलरेडी। ऑप्शन बी में एक और क्वेश्चन आ रखा है, ये भी आप देख सकते हो या ऊपर वाला कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। ये आपका, ये कहीं ना कहीं जॉब लेटर है, ठीक है, जहां पे जॉब एप्लीकेशन है, आपको अपना बायोडाटा वगैरह भी लगाना पड़ेगा इसमें। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल 120 से 150 वर्ड्स का रहने वाला है और टॉपिक पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। राइटिंग सेक्शन के 3-4 क्वेश्चन हैं जो आज आपको लिखकर दिखाने हैं। और अगर आपको लिखना नहीं आता, सारे राइटिंग सेक्शन के हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है, इजी तरीके से कैसे लिखना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरी वो वीडियो जरूर देखना। और अनसीन पैसेज करने में दिक्कत आती है तो भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बी है, आपको ये आता है तो ये कर लीजिएगा, ऊपर वाला आता है तो आप वो कर लेना। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा लिटरेचर का सेक्शन। सबसे पहले आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वो है अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है, जो पोम है उसमें से ये आपका एक्सट्रैक्ट आया हुआ है। इसमें ये लिखा है कि इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। ये आपका एक्सट्रैक्ट आया है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट। इस लाइन के अंदर पोएट की टोन कैसी है, अग्रेसिव है, टोलरेंट है, सरकास्टिक है, या रिजाइंड है, या सेंटिमेंटल है। तो इसके अंदर सरकास्टिक टोन में ये सब चल रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे है अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको एक फ्रेज बताना है जो कि इससे जो रिलेटेड है। नो वन बोदर्स टू टेक देयर कंसेंट
बिफोर पुशिंग द प्रोमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर वे। सो यहाँ पर जो फ्रेज है वो हमारा ये हो जाएगा एनफोर्सिंग बेनिफिट्स वाला, ठीक है, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द विलेजर्स कैन बी इन्फर्ड थ्रू दीज लाइंस। सो उनकी जो क्वालिटी है वो गुलिएबल है, ठीक है, गुलिएबल क्वालिटी है उनकी, ये सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है आगे का जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स एलिट्रेशन, ठीक है, इसमें आप जी जी और ये देख सकते हैं एलिट्रेशन है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे ऑक्सीमोरन, तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दिखा रखा है जो कि आपसे पूछ रहा है। फिर है यहाँ पे, आप अगर अगला क्वेश्चन देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू 1 and 2 गिवन बिलो। सो यहाँ पे आपको बताना है एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर क्या सही है। सो यहाँ पे द सिटी dwellers मेक प्रोमिसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, और द सिटी dwellers हैव अल्टीरियर मोटिव्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 इज द रीजन फॉर 1, ठीक है, कि मतलब द सिटी dwellers मेक प्रोमिसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, क्योंकि द सिटी dwellers हैव अल्टीरियर मोटिव्स, उनके अलग ही एक मोटिव्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे डैश करके आगे लिखा था कि कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स इंप्लाइज दैट देम आर बीइंग, यहाँ पे क्या है कि मैनिपुलेटेड, उनको पागल बनाया जा रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। सो हमने ये वाला अटेम्प्ट कर लिया है जो यहाँ पर और करके दिया हुआ है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऊपर वाला करवा दिया है, स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस आप सारे देख सकते हैं, आप इसको खुद भी अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन, यहाँ पर भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। सो यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या है। सबसे पहले यहाँ पे डेयरी और लैम्ब के बीच का कन्वर्सेशन दिया है। डेरी कहता है यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। मिस्टर लैम कहता है आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। डेरी कहता है यस बट, मिस्टर लैम कहता है आई हैव अ hive of bees behind those trees over there, some hire bees and they says bees buzz, but when you listen to bees for a long while they and means sing, यानी कि वो बजिंग नहीं करते, वो गाना गाते हैं, मैं उनको गाना गाते हुए सुनता हूँ, एक पॉजिटिविटी दिख रही है इसकी बात में यहाँ पे। फिर आगे डेरी कहता है बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, ठीक है। फिर मिस्टर लैम कहता है इफ यूड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, डेरी कहता है नो। अब यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट से ये एक्सट्रैक्ट आया है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि लिस्ट द प्ले राइट्स पर्पस ऑफ यूजिंग एलिप्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, टू एक्ट शोइंग गैदरिंग ऑफ थॉट्स, ये जो है ना ये क्या बताता है कि कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में थॉट्स आ रहे हो, थॉट्स इकट्ठा हो रहे हो, ये चीज बता रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स डेरी एंड मिस्टर लैम, डेरी और मिस्टर लैम को सबसे बढ़िया कौन सा ऑप्शन है जो बताता है। तो ऑप्शन ए सही है, डेरी इंट्रोवर्ट है और मिस्टर लैम काफी फ्रेंडली है, एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज मिस्टर लैम्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बीज। तो वो क्या कहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द डिटेल्स, तो ये ऑप्शन डी सही है। वो बीस को भी ये कहते हैं कि मैं उनको सिंगिंग करते हुए देखता हूँ, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि बीस जो है वो बजिंग करती है, पर जो है लैम्प कहते हैं कि मैं उनको सिंगिंग करते हुए सुनता हूँ। फिर आगे फोर्थ क्वेश्चन है डेरी सेज आई केम इन हियर बिकॉज आई लाइक्ड इट, सो व्हाट वाज द वन सिग्निफिकेंट थिंग डेरी माइट हैव लाइक्ड अबाउट द प्लेस एज पर द एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे डेरी को क्या चीज ऐसी है जो पसंद आई है। सो लोगों, ये जो जगह है यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे, अकेले मिस्टर लैम थे, अवे फ्रॉम प्राइंग आईज, जो लोग उसको घूर घूर के देखते थे वैसा यहाँ पर कुछ नहीं था। तो डेरी को काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और में जो अगला एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं पूरे, यहां से आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन। फिर यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट दिया है, यहां से किसी एक को हमें अटेम्प्ट करना है। सो पोएट्स एंड पैनकेक्स से ये एक्सट्रैक्ट पूरा दिया गया है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। सो यहाँ पे आपको बताना है स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन कंटेक्स्ट वुड रेफर टू। ठीक है, स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये बता रखा है कि स्टेजेस ऑफ, ये देखिए आप, stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसमें ऑप्शन बी सही है, सिचुएशंस दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, जहां पे हमें स्मार्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी सिचुएशन। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द suitable वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। आपको कोई suitable वर्ड यहाँ पर बताना है, जैसे सील्ड को हम कहते हैं क्लोज्ड, सील यानी कि बंद, क्लोज भी यानी बंद। फिर है प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड को हम कह सकते हैं कैटापुलेटेड, ठीक है, कैटापुल्टेड, ये हो सकता है इसका आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सो द हार्म डन टू द एक्ट्रेस वॉज एन अनइंटेंशनल एक्ट। अनइंटेंशनल यानी कि इंटेंशनली नहीं हुआ था जो वो अनइंटेंशनल एक्ट था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे यहाँ, बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है लीगल एडवाइजर के बारे में। सो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ही डिड नॉट गेट वेल विद अदर्स इन द डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू दैट अलाउज द रीडर टू इन्फर दैट द राइटर इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फेट ऑफ द एक्टर। सो यहाँ पे आप कह सकते हो सैड एंड, ये आएगा, ये वो क्लू है, ठीक है, जो बताता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हुए। सो राइटर ने यहाँ पे वर्ड यूनिफॉर्म यूज किया है, ठीक है, अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, ये है डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यूनिफॉर्म इज अ कॉमन ड्रेस कोड फॉर ऑल, और उसके बाद आगे की ये लाइन भी आप लिख सकते हो जिसमें बता रखा है खादी धोती, और जो बाकी आगे भी जो यूनिफॉर्म दे रखी है, ये लाइन पूरी आप इसमें लिख सकते हो। और मैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहें तो ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने दोनों में से कोई एक आपको करवा दिया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आपको किसी 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2-2 नंबर वाले हैं ये सारे जो आपको दिख रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट। आप किसी चीज को जब खो देते हैं तभी आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। तो आपको बताना है लास्ट लेसन के कंटेक्स्ट में। सो मैं आपको बता दूं कि एम हेमेल माना जाता था, काफी स्ट्रिक्ट था अपनी क्लासेस को लेकर, जो भी वो काम देता था उसको सीरियस कोई भी नहीं लेता था। बट जब उसको ऑर्डर आया कि उसको कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा, स्कूल छोड़कर, तो विलेजर्स को पता चला इंपॉर्टेंस क्या उसका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो मतलब एक वैल्यू होती है ना, वो बाद में जाके पता चली। तो ये आप कह सकते हो कि जब वो चीज हमारे हाथ से चली जाती है तो उसकी वैल्यू समझ आती है। State the common issue faced by the most of the aged in the current times with reference to the poem My Mother at 66। क्या वो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो फेस हो रही है My Mother at 66 के रेफरेंस में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन इश्यूज ये है, एब्सेंस ऑफ सपोर्टिंग प्रेजेंस। बहुत ज्यादा लोगों को क्या होता है कि एज्ड लोगों को क्या होता है कि उनके बच्चे वहां पर रहते नहीं उनके साथ, अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस होती है। अलोन व्हेन चिल्ड्रन मूव अवे, जब उनके बच्चे दूसरे देशों में चले जाते हैं तो एज्ड लोग काफी अकेले पड़ जाते हैं। सो क्योंकि पोएट भी जो है इसके वो दूर रहती थी वो, ठीक है, तो यही इश्यू है। What do we come to know about the author of Lost Spring? Lost Spring के जो ऑथर अनीस जंग है, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है जैसे ही वो साहिब और मुकेश से इंटरेक्शन करती है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है, जितना हमने यहाँ पर देखा है कि ऑब्जर्व्ड इन डिटेल, काफी वो ऑब्जर्वेंट है। दोनों जो लड़के हैं, जो दोनों बच्चे हैं, उनको काफी अच्छे से उन्होंने ऑब्जर्व किया है। इज मूव्ड बाय देयर प्लाइट, और सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक है, दूसरों के लिए संवेदना रखती हैं, भावनाएं हैं उनके लिए। फील्स हेल्पलेस अबाउट हर इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग फॉर देम, और कभी कभार वो अपने आप को हेल्पलेस भी महसूस करती हैं अनीस जंग, कि मैं इनकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन 5वां अटेम्प्ट कर रहा हूँ।
इफ द क्रिसमस स्पिरिट इज अबाउट सेल्फलेसनेस, फॉरगिवनेस एंड बिकमिंग बेटर, अगर क्रिसमस हमें ये सिखाता है कि हमें माफ कर देना चाहिए, अपना बेटर वर्जन तलाशना चाहिए, सो ऐसे में एडला विल्मेंसन जो है उसकी मतलब जो स्पिरिट है वो काफी इसमें एपिटोम स्पिरिट है। आपको रेड ट्रैप अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा क्रिसमस के टाइम पे क्या सीन हुआ था उसके साथ। तो मैं आपको बताता हूँ क्या था कि एडला को पता था कि पेडलर जो है वो उसके पापा का जो है वो कलीग नहीं है। सो लेकिन फिर भी शी गेव हिम शेल्टर और है एंड ट्रीटेड हिम विथ फुल रिस्पेक्ट, यानी कि फॉरगिवनेस है एडला के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। इवन इनवाइटेड हिम फॉर क्रिसमस नेक्स्ट ईयर, और क्रिसमस के लिए भी उसने अगले साल के लिए भी उसको इनवाइट किया, तो ये उसका बेटर वर्जन है। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर है हाउ कैन वी से दैट मैरिज वाज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर आंट जेनिफर, आप कैसे कह सकते हो कि आंट जेनिफर की जो शादी हुई है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज था उनके लिए। सो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जैसा जीना चाहती थी वैसा नहीं जी पाई, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन था, उनके हस्बैंड उनको काफी ओप्रेस कर देते थे। सो इसी को ही आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो भी आप कर रहे हो। अब यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, आपको किन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं कि कमेंट ऑन एनी वन एस्पेक्ट ऑफ द राइटिंग स्टाइल ऑफ ऑथर कल्कि इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग में जो ऑथर कल्कि है उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है। सो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी ह्यूमर का यूज किया है उन्होंने। ठीक है, एग्जेजरेशन काफी ज्यादा है, और हेरमोनी टू क्रिटिसाइज एंड कन्वर्जेशनल एंड नरेटिव, ये इनका स्टाइल है, ये राइटिंग स्टाइल के तरीके होते हैं। कन्वर्जेशनल नरेटिव स्टाइल है, काफी ज्यादा एग्जेजरेट करके चीजों को लिखते हैं, एंड हार्मोनी टू क्रिटिसाइज, ठीक है, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज वगैरह भी किया है इन्होंने अपनी इस स्टोरी में। ह्यूमर काफी ज्यादा है, तो ये इनका राइटिंग स्टाइल है। फिर हाउ डू वी नो दैट डॉक्टर सदाव वॉज अ कॉन्शियस एज वेल एज लॉयल, कैसे आप कह सकते हो कि जो डॉक्टर सदाव हैं वो लॉयल भी थे, ठीक है, और अपने प्रोफेशन से भी प्यार करते थे। सो आप इसमें बताओगे कि वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने जो जख्मी सोल्जर था, वाउंडेड सोल्जर, उसकी लाइफ बचाई, फिर उसके बाद उन्होंने जनरल को इन्फॉर्म भी किया, ठीक है, प्रिजनर के बारे में, और जो उसको मारने की बात हुई थी उस पर अग्री भी किया डॉक्टर ने। तो ये लॉयल्टी दिखाता है उनकी अपने कंट्री के लिए जो लॉयल्टी थी। बाकी आप पूरा एक्सप्लेन करके बता सकते हो कैसे कैसे उन्होंने बचाया था उनको, क्या क्या किया था। फिर उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे सामने, आंसर एनी वन, आपको किसी एक का आंसर देना है 120 टू 150 वर्ड्स में। तो हम यहाँ पे पहला वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखते हैं क्या इसके अंदर दिया है। सो इसमें अगर आप देखेंगे कि फियर, ठीक है, जो डर होता है, फियर इमोबिलाइज अस एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, आपके अंदर डर होगा तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। विलियम डगलस के केस में क्या हुआ, ड्यू टू हिज फियर फ्रॉम वाटर, वो पानी से डरता था, अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता था, वो फिशिंग के लिए नहीं जा पाता था, ना कैनोइंग के लिए। सो होता क्या था, सिमिलरली ड्यू टू द ड्यू टू देयर fear of Britishers, the peasants of चंपारण could not take a stand for their rights। सो यहाँ पे ऐसा ही कुछ चंपारण वालों के साथ भी हो रखा था। ठीक है, कि यहाँ पे डीप वाटर और इंडिगो दोनों का जोड़कर हमें ये पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर आप अपने डर को खत्म करके उस पर विजयी अगर आप हो जाते हो तो क्या होता है ऐसे में। सो ऐसा ही कुछ डरे हुए चंपारण के किसान भी थे और डरा हुआ विलियम डगलस भी था। सो नीड टू फेस आवर फियर, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए। विलियम डगलस ने काम किया इसके ऊपर, ठीक है। व्हेन, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि व्हेन द पीजेंट्स गैदर अराउंड द कोर्ट हाउस इन मोतिहारी, इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स ओवरकमिंग देयर फियर। जैसे डगलस एक स्टेप आगे बढ़ा, उसने स्विमिंग सीखना शुरू करी, वैसे ही जो पीजेंट्स थे वो भी कोर्ट हाउस के बाहर खड़े हो गए, ये भी एक स्टेप था, है ना। और डिटर्मिनेशन काफी चाहिए होता है, परसिस्टेंस चाहिए होता है, लगातार आपको काम करना पड़ता है, जो कि डगलस ने किया, उसने स्विमिंग सीखी। ऐसे ही पीजेंट जो थे चंपारण, वो भी लड़ाई लड़ते रहे कई सालों तक अपने हक की। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यूनिटी के अंदर ही स्ट्रेंथ होती है। आपका डर अगर एक जैसा है तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, जैसे चंपारण के लोग इकट्ठा हुए, एक हुए। बट वंस ओवरकम वन इज बट वंस ओवरकम वन इज फ्री टू लिव हिज और हर लाइफ। देखो एक बार ये डर चला गया तो आप अपनी बेस्ट से बेस्ट लाइफ जी सकते हो, ये इसमें बता रखा है। फिर यहां पर है
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 120 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम ये सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। बामा एंड जिटकला सा के बारे में लिखा है कि एक्सपीरियंस द हार्श रियलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनके बचपन में। सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट पुल देम डाउन दे बोथ फाउंड अ वे टू ओवरकम इट, वो इससे नीचे जाने की बजाय उन्होंने इसको मतलब एक तरीके से ओवरकम किया, ठीक है। so as a part of the research compare and contrast the experiences faced by the two, दोनों ने क्या एक्सपीरियंस फेस किए वो आपको बताना है। so both of them face discrimination, दोनों ने भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। जिटकला सा was discriminated against because of cultural differences, जिटकला सा जो थी उसको उसके कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से फेस करना पड़ा था डिस्क्रिमिनेशन, वाइल जो बामा थी उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा उसकी कास्ट की वजह से। जिटकला सा रेबल्ड, जिटकला सा ने क्रांति करी, वो उसने रेबेलियन करा एंड रिफ्यूज टू गेट हर हेयर कट, अपने बाल कटवाने से उसने मना कर दिया था और उसने लड़ाई लड़ी बहुत ज्यादा। बामा वॉज एनरेज्ड एंड वांटेड टू गो एंड टच द पैकेट ऑफ वदई टू टीच अ लेसन टू द लैंडलॉर्ड, और जहां पर छुआछूत चल रही थी बामा वाले केस में, वो चाहती थी कि वहां पर जाके वो उसको टच करे पैकेट को ताकि लैंडलॉर्ड को एक लेसन मिले। बट उसके बड़े भाई ने समझाया काम डाउन, आपको पढ़ाई करनी है और आप अभी इन सब चक्करों में ज्यादा मत पढ़ो। फिर है बोथ ऑफ देम वर्कड हार्ड, दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया एजुकेशन की फील्ड में, दोनों को काफी सक्सेस मिली और राइटर्स बने एंड उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, कैसे ऑपरेशन होता था, दबाव में उनको रखा जाता था, कैसे उन्होंने अपने जस्टिस के लिए फाइट करी अपनी कम्युनिटीज के लिए, ये सारा हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।